हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसवी स्टडी सर्कल। आज हम क्लास 11 टीएस के रिवाल अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल और बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में समझेंगे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। Understanding the theory behind accounting is essential because it helps ensure accurate and consistent financial reporting. This chapter explains the basic accounting principles, assumptions, and standards that guide how financial information is recorded and presented. अब हमारे अकाउंटिंग के लिए हमें थ्योरी समझना ज़रूरी क्यों होता है। अब जैसे हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें रोड क्रॉस करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, जब भी हम सीख रहे होते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता होना ज़रूरी होता है। अगर हमें ट्रैफिक रूल्स नहीं पता होंगे, हमें नहीं पता होगा कि हमें रोड क्रॉस कहाँ से करना है, रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन लाइट पे जाना है। अगर हमें बेसिक सी चीज़ें नहीं पता होंगी तो उससे हमारा रोड पे अगर हम एक्सीडेंट भी हो सकता है, हम ऐसा कुछ भी जो है डेंजरस हो सकता है। तो जब तक हमें बेसिक रूल्स नहीं पता होंगे तो हम वहाँ पे रोड पे ना रोड क्रॉस कर सकते हैं, ना ड्राइविंग कर सकते हैं, ना किसी की हेल्प कर सकते हैं वहाँ पे। तो वैसे ही जैसे रोड के लिए हमें ट्रैफिक रूल्स पता होने ज़रूरी होते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग के लिए भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें समझने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब इस चैप्टर में हम उन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में समझेंगे और उसके कुछ एजम्पशंस और स्टैंडर्ड जो हमें गाइड करेंगे कि हम अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए और उसको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि GAAP। General Accepted Accounting Principle is a defined set of rules and procedures that needs to be followed in order to create financial statements which are consistent with the industry standards. अब GAAP की फुल फॉर्म जो होती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होती है। ये क्या होते हैं और ये ज़रूरी क्यों होते हैं कि ये इसके अंदर एक रूल्स बना रखे हैं और इसके अंदर एक ऐसा प्रोसीजर दे रखा है जिसको हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है अगर हम अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं। तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनते हैं वो इस GAAP के अंदर जो रूल्स और प्रोसीजर्स लिखे होते हैं उसके बेस पे ही बनाए जाते हैं। और इंडस्ट्रीज जो ज़्यादा होती है वो भी इसी के इस्तेमाल से इसको यूज़ करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तभी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं ताकि उनका डाटा जो है कंसिस्टेंट रहे। इसकी इम्पोर्टेंस: GAAP helps in ensuring that financial reporting is transparent and uniform across industry. GAAP इंश्योर करती है कि जितनी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती है, उसके अंदर कोई भी विंडो ड्रेसिंग नहीं की जाती। विंडो ड्रेसिंग मतलब उसके अंदर कुछ भी अलग से गलत डाटा नहीं डाला जाता। सब कुछ जो होता है डबल चेक किया जाता है और उसके बाद ही उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐड किया जाता है। और ये सारी इंडस्ट्रीज़ में बताया भी जाता है और ये सारी इंडस्ट्रीज़ इसको फॉलो भी करती है इस रूल्स को। हमारा सेकंड टॉपिक है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। अब हम इसमें अकाउंटिंग के अजम्पशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इनडेफिनाइटली। इस अजम्पशन के हिसाब से अगर कोई बिज़नेस है, अगर उसका फाउंडर है, उसको बाय चांस उसको कोई दिक्कत हो जाती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, किसी की भी डेथ हो, लेकिन बिज़नेस जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा, उसमें कोई भी ऐसे स्टॉपेज नहीं आएगी कि उसको किसी भी रीज़न की वजह से रोक दिया जाएगा। चाहे किसी की भी डेथ हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, बिज़नेस जो है वो चलता रहता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन में। सेकंड आता है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स ओवर पीरियड्स। कंसिस्टेंसी एजम्पशन में अगर हमने अपने बिजनेस में फर्स्ट ईयर में अगर हमने कोई ऐसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस लगाई है कि हाँ, हमने सोचा कि हम ये वाला इस तरीके से हम अपने इस ईयर को चलाएंगे ताकि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो हम जिस तरीके से उसको फर्स्ट ईयर में यूज़ करेंगे ना, जो हम प्रैक्टिस यूज़ करेंगे वही प्रैक्टिस को हमें कंसिस्टेंट रखना है। और हमें आगे के जितने भी ईयर्स होते हैं, जब भी बिजनेस जब तक चलता है, तो हमें उसी को ही यूज़ करना होता है। इसको कंसिस्टेंसी अजम्पशन बोलते हैं कि एक ही मेथड को बार बार ओवर ओवर द पीरियड्स यूज़ करना। लास्ट आता है एक्रूअल अजम्पशन। Revenues and expenses are recorded when they are earned or incurred, not when cash is exchanged. अब हमने एक्रूअल बेस में भी पढ़ा था, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में, कि एक्रूअल बेसिस में तभी
रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है जब हमारे पास कैश एक्सचेंज हो जाता है। मतलब जब हमारे पास वो उसकी ट्रांजैक्शन आ जाती है विद डेट एंड टाइम कि हाँ हमें पता चल गया कि हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंस जो भी है उसका हमने लेन देन कर दिया है, तब उसे बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। जब हमारे पास हमने कैश दे दिया, सेटलमेंट होती है, तब नहीं दिया जाता। जब हमें उसका एक प्रॉपर डेट एंड टाइम मिल जाता है तब उसे बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सबसे पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। अब जब हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि ओनर जो होता है उसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है और जो बिजनेस होता है उसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है। दोनों जो है सेम नहीं होते हैं, दोनों एक अलग अलग एंटिटीज़ होती हैं। और अगर हमने कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन करी है जो बिज़नेस से रिलेटेड है, जो बिज़नेस के अंडर आती है, हमने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करी है, तो हम जितनी भी एंट्रीज होंगे वो बिज़नेस के अकाउंट्स में ही रिकॉर्ड की जाती है, वो ओनर के अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। सेकंड आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में जितने भी ट्रांजैक्शन होती है जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में लिखते हैं, जिसमें हमें मनी मॉनेटरी वैल्यू का पता चले, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। सिर्फ हम ऐसे क्रेडिट और डेबिट पे जो किए जाने वाले जो होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसको हम ऐसे ही रिकॉर्ड नहीं करते। या फिर फॉर एग्जांपल हमारे पास सिर्फ ऑर्डर आता है कि हाँ हमने ये इस चीज़ का ऑर्डर दिया है, तो उसकी भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं जब तक हमारे पास उस क्या कहते हैं ऑर्डर का हमें पता ना हो, पक्का ना हो कि हाँ ये जो परचेज और सेल हो रही है उसके इतने पैसे लगेंगे और ये पक्का है उनकी तरफ से, तभी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में। थर्ड आता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स ऑफ 12 मंथ्स नॉन एज अकाउंटिंग पीरियड्स। अब हमने अकाउंटिंग पीरियड के बारे में पढ़ा था। जो अकाउंटिंग पीरियड का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 31 मार्च पे एंड होता है और 1 अप्रैल से शुरू होता है। यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है। और जो हमारे बिजनेस जो है उसको क्या कहते हैं, उसका अकाउंटिंग पीरियड जो 12 मंथ का होता है वो इसके बीच बीच में होता है। इसे अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बोला जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। Disclosure should be made of items required under law and those items which are material। और फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में हमारे जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जो यूज़र्स को डिसीजन लेने में हेल्प करे, जो नेसेसरी हो। तो फुल डिस्क्लोजर में हमें जितनी भी आइटम्स होती हैं उन सब के बारे में हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट आता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। एन आइटम और एन डिस्क्लोजर इज मटेरियल इफ़ इट विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूज़र। कोई भी ऐसी आइटम या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल होता है जिससे हमारे जो यूज़र है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, जो जो ऐसे ट्रिगर कर सकता है हमारे यूज़र को कि वो अपना डिसीजन चेंज कर सके, या फिर क्या वो पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। कोई भी ऐसा आइटम होती है या फिर मटेरियल जो डिसीजन में यूज़र को चेंज कर सकती है, यूज़र का डिसीजन, तो उसको भी हमें फुल डिस्क्लोजर करना चाहिए। उसके बारे में भी हमें अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, स्टेटमेंट्स में लिखना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। Provide for all anticipated expenses and losses, but do not account anticipated incomes and profits। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे अगर जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं, अगर हमें पता चल रहा है ऑलरेडी पहले से कि हाँ हमारा इस जगह पे आके इस चीज़ पे लॉस होगा, तो हम उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाते हैं। हमें पहले से ही रेडी होना चाहिए। उसके लिए हमें या तो पैसे साइड में रख लेते हैं कि हाँ अगर बाई चांस अगर ये लॉस हो जाता है तो हम यहाँ से इसको कवर अप कर सकें। लेकिन अगर हमारी इनकम और प्रॉफिट होती है, कहीं पे अगर हमारी इनकम आनी होती है फिर प्रॉफिट होना होता है, तो हमें उसके लिए पहले से रिकॉर्ड करके नहीं रखते हैं। जब तक हमारा वो प्रॉफिट हो नहीं जाता, उसकी ट्रांजैक्शन हो नहीं जाती, हमारे पास वो पैसा नहीं आ जाता है प्रॉफिट का, तब तक हम उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हमारे जो लॉसेस होते हैं सिर्फ उसी को रिकॉर्ड किया जाता है पहले से, कि अगर हमारी लॉस होने वाला है तो हम उसको पहले से रिकॉर्ड करके रख लेते हैं साइड में। लेकिन हमारे प्रॉफिट्स और इनकम को हम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब उसकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड। उस ट्रांजैक्शन को उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करना जिस पे हमने पेमेंट कर रखी है, इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल बोला जाता है। नेक्स्ट आता है मैचिंग प्रिंसिपल।
Expenses incurred to earn the revenue should be recognized as expense in the year revenue is recognized. अब हमें पता है एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, हम रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंस करते हैं उसको भी हमें रेवेन्यू के साथ ही उसी ईयर में लिखना चाहिए कि अगर हमने रेवेन्यू अर्न करने के लिए जितना पैसा हमारा लगा है उसे एक्सपेंस बोला जाता है, तो एक्सपेंस को भी हमें साथ में लिखना चाहिए कि हमने अगर इतना रेवेन्यू अगर हमने कमाया है तो वो हमने कैसे कमाया, हमारा पैसा कितना लगा है, तो उसको भी हमें शो करना चाहिए. ड्युअलिटी प्रिंसिपल. Every transactions entered into has two aspect of debit and credit of equal amount. हम जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी एंट्री करते हैं, तो उसमें हमारे दो एस्पेक्ट्स आते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और दोनों का अमाउंट जो होता है सेम होना चाहिए. जितना हमारा डेबिट में अमाउंट होता है उतना हमारा क्रेडिट में भी अमाउंट जो है इक्वल होना चाहिए. लास्ट आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट. रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश. रेवेन्यू को हम तभी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं जब वो हमें रिसीव हो जाता है. जब तक हमारे पास रेवेन्यू रिसीव ना हो जाए तब तक हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं? ये हमें हेल्प करते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में, हमारे बिजनेस को कंसिस्टेंस बनाए रखने के लिए, और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरह प्रिपेयर करने के लिए कि उसकी अच्छे से हम कंपैरेबिलिटी कर सकें, उसे हमें कंपेयर करने में दूसरी एंटिटीज़ के साथ दिक्कत ना हो. तो इन सब चीज़ों को ध्यान कौन रखता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. और कितने टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं? दो टाइप के, IFRS और GAAP. अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में फर्स्ट है टू स्टैंडर्डाइज डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. इसमें हमें अलग अलग टाइप से बताया जाता है कि हमें अकाउंटिंग का जो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, हमें अपने अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उसकी एंट्री कैसे करनी चाहिए, वो अलग अलग तरीके से हमें प्रैक्टिस करवाते रहते हैं. नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए और उसे कैसे प्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में भी हमें इसी से पता चलता है. ये सारा फ्रेमवर्क हमें बताते हैं कि हमें उसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उसे प्रेजेंट कैसे करना चाहिए. और टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड कंपैरेबिलिटी, ये ध्यान रखते हैं कि हमारा अगर हम इसके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो हमारा जो डाटा होगा वो कभी भी गलत नहीं होगा. उसके अंदर सारी जो जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमेशा करेक्ट वे में ही लिखे जाएंगे और हम उसे अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. इट एनहेंस क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं. फैसिलिटेट कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट एंटिटीज़. हमारी जो जितनी भी अलग अलग कंपनीज़ हैं उनके डाटा के साथ हमारी कंपनी का जो डाटा है उसको हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं. प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स. हमारे अगर कंपनी है उसका डाटा को अगर वो दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करें और अगर हमारी कंपनी ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में जा रही है तो इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ फिर हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. अब आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि IFRS. ये क्या होते हैं और इसको क्यों यूज़ किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में? ये हमें हेल्प करते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूनिफॉर्म रखने के लिए, यानी कि एकदम कंसिस्टेंटली बने और एकदम क्लियर होनी चाहिए जो भी हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं. और ये अक्रॉस द ग्लोब इसी स्टैंडर्ड को यूज़ किया जाता है, मतलब बाहर की कंट्रीज़ में भी इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है. और ये बहुत ही कॉमन से तरीके से बनाते हैं ताकि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्लियर रहे और यूज़र्स जब भी उसे समझे पढ़ें तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो. नेक्स्ट आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि इंडियन AS. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और AS आर रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ इंडियन कंपनीज प्रिपेयर एंड प्रेजेंट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इंडिया के लिए, इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग से है जिसमें इंडियन जितनी भी कंपनीज होती हैं उसमें बताया जाता है कि हमें अपने अकाउंट जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, इंडिया की कंपनीज का जितना भी फाइनेंशियल डाटा होता है उसको हमें किस तरीके से प्रिपेयर और प्रेजेंट किया जाता है. IFRS और इंड AS जो है स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिस्पेक्टिवली.
इम्पॉर्टेंस ऑफ अडॉप्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अपनी कंपनी में अडॉप्ट क्यों करना चाहिए? फॉर बेटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होगी वो बहुत अच्छे से तैयार होगी। इम्प्रूव्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, जो इन्वेस्टर्स होंगे जो हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं उनका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करेंगे। एनहेंस ग्लोबल इंटीग्रेशन, और ये ग्लोबली भी हमारी कंपनी को हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। आई होप आप सबको ये चैप्टर में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। Don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you for watching.